अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तब्दीली का सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्की सियासत और सियासत के मईशत पर असरात। नून लीगी हुकूमत मईशत को कहां छोड़ कर गई थी, आज तहरीक इंसाफ के दौर में मईशत कहां खड़ी है और आगे पाकिस्तानी मईशत को कहां देखा जा रहा है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पीटीआई हुकूमत जो है उसका ये कहना है, इमरान खान वज़ीर आज़म बने उससे पहले हमेशा से वो कहते आए थे कि मईशत जो है वो बहुत बुरी हालत में है, मईशत जो है वो तबाहली की तरफ है। अब वो ये कहते हैं कि इतना नहीं पता था कि इतनी संगीन हालात ख़राब है मईशत के। असद उमर साहब का भी ये कहना है कि हालात की संगीनी का उन्हें इतना नहीं पता था। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि बतौर अपोजिशन पीटीआई को वाकई इदराक नहीं था कि मईशत कहाँ पर खड़ी है? इमरान, एक तो ये अलग बात है कि मईशत ख़राब थी या अच्छी थी जब उन्होंने हुकूमत संभाली, लेकिन ज़्यादा हैरान कुन और परेशान कुन बात यह है कि उनका ये कहना कि हमें नहीं पता था कि मईशत की क्या हालत है। पहला सवाल तो ये है, क्यों नहीं पता था? कौन से फैक्ट्स थे जो आपको नहीं पता था, उसकी वजाहत। और ये बहुत है, ये बाकायदा जिसको कहते हैं ना जुडिशल कमीशन टाइप, मैं डिमांड कर रहा हूँ कि जी आप वाजे करें कि आपको मईशत का कौन से हिस्से का नहीं पता था। एक तो ये था कि जब हुकूमत ख़त्म हुई और असेंबली ख़त्म हुई मई 2018 में, तो जो 2013 से 2018 की असेंबली थी उसमें आपके सरकर्ता रहनुमा जिसमें असद उमर भी शामिल हैं, आरिफ अलवी भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, शफकत महमूद हैं, ये तमाम असेंबली का हिस्सा थे। ये बहुत सी पावरफुल कमेटीज़ के चेयरमैन भी थे और बहुत सी कमेटीज़ का हिस्सा भी थे, जिसमें फाइनेंस कमेटी भी है, नेशनल असेंबली की भी, सेनेट की भी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है। और उसमें रेगुलर एक इंटरेक्शन होता है, रेगुलर ब्रीफिंग्स होती हैं, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर्स की हैं या जिसकी भी है। उसके अलावा इदादो शुमार हैं, जिस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, जीडीपी ग्रोथ है, फिस्कल डेफिसिट है, सर्कुलर डेट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है। तो ये तो मालूमात एक तो रखना मेरा ख्याल है, जिस तरह अब हम ऑपोजिशन में हमारे लिए ज़रूरी है मालूमात रखना इकोनॉमी के हवाले से, स्टेट बैंक क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कह रही है, रेटिंग एजेंसीज जो स्टैंडर्ड एंड पुअर हैं और मूडीज हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये एक तो आपका फ़र्ज बनता है एज एन इफेक्टिव ऑपोजिशन कि आप अपडेट रखें। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है तो आप एज मेंबर और चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज आप इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, ये आपका राइट है। तो ये हमें बताया जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन इन तक नहीं पहुंची थी जिसकी वजह से। और फिर आपने जब अपना मैनिफेस्टो बनाया और रिलीज किया जून 2018 में, और आपने कमिटमेंट्स की माशी हवाले से, इकोनॉमिक फ्यूचर के हवाले से कि जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जो घर इतने बनाएंगे और सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो किन बुनियादों पर बनाया था आपने? इसका मतलब है ये वो तमाम की तमाम ऐसी चीजें थी जिसका अगर आपको नहीं पता था तो या तो आप बिल्कुल मस्त थे और आपको होश नहीं था कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, या आपकी अहलियत नहीं थी। तो उसमें से जो भी वजह है इसका कोई भी वो नहीं है एक्सक्यूज कि आपको पता नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि आप मुल्क को कर्जों की दलदल में धंसा कर चले गए, डार साहब ने मुल्क को एक डेट ट्रैप में जो है वो फंसा कर रख दिया और खमियाजा आज आवाम भुगत रही है। ऐसा क्या करके गए आप मईशत के साथ? देखें इमरान, अगेन इन्होंने जो इलेक्शन से पहले, नॉट जस्ट इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उससे पहले 2-3-4 साल तक जो भी बातें करते रहे वो मफरूज़ों पर मबनी थी। और एक तो मफरूज़ा में खुद जो उन्होंने एडमिट किया असद उमर ने इलेक्शन के बाद जब हुकूमत संभाल ली, आपको याद है कि इमरान खान बार बार कहते थे कि $200 बिलियन बाहर से लेके आएंगे, और उसके वो लाने के बाद और उन्होंने कहा अल्लाह ताला को गवाह बना के मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं $200 बिलियन, और उसकी वजह से 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, 10 साल तक महंगाई नहीं होगी, लोगों को 100% नौकरियां मिलेंगी, किसी को बाहर नहीं जाना पड़, पूरा इकोनॉमिक प्लान दे दिया। और उसके बाद बड़े कन्वीनियंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा
कि ये मफरूजों पर मबनी था। सो किन के मफरूजे थे? दूसरी बात, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कर्जों के हवाले से, अगेन इतना उस पर एक झूठ बोला गया मफरूजों की बिना पर। स्टेट बैंक की फिगर्स थी ऑलवेज अवेलेबल। जिस तरह मैंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई थी 14 ट्रिलियन रुपए के कर्जे थे हुकूमत पाकिस्तान के, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, और जब हमारी हुकूमत गई थी तो 24 ट्रिलियन के कर्जे हम छोड़ के गए थे, यानी कि 10 ट्रिलियन के कर्जे हमने 5 साल में लिए। खान साहब बार बार आपको याद है कहते रहे हैं 30 ट्रिलियन या 30,000 बिलियन का फिगर यूज करते थे। 2600 वो डालते थे, हमारे खाते में डालते थे, वो प्राइवेट सेक्टर के कर्जे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के कर्जे, वो फेडरल हुकूमत में। जब 2013 की फिगर ले रहे हैं आप फेडरल हुकूमत के कर्जों की, तो 2018 भी फेडरल हुकूमत के कर्जों की फिगर लें। सो 10 ट्रिलियन हमने लिए थे, जो कि एवरेज बनती है इमरान 2 ट्रिलियन रुपीस पर एनम। अभी 5 महीने में इस हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने 2.4 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए हैं। तो यानी कि हमारे से ज्यादा। और मैं चैलेंज करता हूं कि हाउस में जाके कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये पूरी कौम को बताएं कि 10 ट्रिलियन जो कर्जे लिए थे पीएमएलएन की हुकूमत ने 5 साल में, हम उससे आधे लेंगे या जितने भी लेंगे। बट मेरी अपना असेसमेंट ये है कि जो हमने 5 साल में लिए थे उससे बहुत ज्यादा ये फर्स्ट 3 इयर्स में लेंगे। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी हम कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि हमने उतारने, और तो भाई हमने भी तो उतारने के लिए कर्जे लिए थे, और हमारे जो कर्जे थे उसके पीछे पूरी कहानी थी। आपके इतने प्रोजेक्ट्स लगे हैं, आपकी 11,000 मेगावाट की बिजली आ गई है, 17,000 किलोमीटर की मोटरवेज और हाईवेज बनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आप ये कहते हैं कि इन्होंने मैनिफेस्टो के तौर पे लिया, इलेक्शन कैंपेन के तौर पे लिया इन तमाम मफरूजों को। ना आपकी हुकूमत के पास सर क्या अखलाकी जवाब था छठा बजट पेश करने का? टैक्स में आप लोगों ने इतनी मराद दी कि हकीकतन वो भी एक इलेक्शन मैनिफेस्टो लगा, एक बजट कहीं से नहीं लगा, एक हार्ड टाइम देकर आप लोग गए बजट के नाम पर। जुबैर साहब देखिए, इमरान, जब हमने बजट दिया था मई 2018 में, तो जाहिर है वो उस वक्त हुकूमत का एंड था, और हमारे नज़दीक जून के महीने में एक केयर टेकर गवर्नमेंट ने होना था, और उनके पास कोई ऐसा मजाज नहीं था कि फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से पहले वो अपना बजट दे। हमें ये भी पता था कि जी 2 महीने के अंदर अंदर अगस्त के मिडल में नई हुकूमत, नई पार्टी हुकूमत में होगी। हमारे नज़दीक हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम खुद पीएमएलएन हुकूमत बनाएगी फेडरल लेवल पर, और ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि 100% कोई चांस ही नहीं था। सो हमारे लिए ये कोई भी नहीं कह सकता कि जी हमें पता था कि हम नहीं आएंगे इसलिए हम अनाउंस करके चले गए। लेकिन मैं पीटीआई वालों से पूछता हूं कि जब आप अगस्त के मिडल में आए थे तो वो कौन सा फिगर था, चाहे वो रेवेन्यू साइड का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर साइड का हो, फिस्कल डेफिसिट के हवाले से हो, जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते थे? 10.5 महीने आपके पास थे। अगर हम बजट ना भी प्रेजेंट करते तो फिर आपको कुछ करना था, तो वो आपको किसी कानून के तहत, किसी, आपने सप्लीमेंट्री बजट भी तो पेश किया था ना सितंबर के महीने में। मेरे हिसाब से इनको 20 अगस्त को या 25 अगस्त को लेटेस्ट अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपने आइडियल्स के हिसाब से, अपनी फिलॉसफी के हिसाब से, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बजट पेश करना चाहिए था, क्योंकि 10.5 महीने फिस्कल ईयर में रह गए थे। सो यू कांट से कि जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये बजट देके चले गए थे। आप कौन सी फिगर नहीं चेंज कर सकते थे? अच्छा, आपने किए ना फिगर चेंज, आपने उस वक्त दिया, फिर आपने जनवरी में फिर आके चेंजेस किए। तो आपको कौन सा कानून रोकता है कि आप अगस्त के महीने में एक नया बजट देते और ये कहते? आपने टैक्स रेट्स चेंज किए जो हमने अनाउंस किए थे, आपने बहुत सी चीजें चेंज की, आपने तखमीने चेंज किए, तो आप कर लेते पूरा का पूरा बजट। तो ये कहना कि जी ये दे आर बाउंड बाय व्हाट पीएमएलएन गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन मई 2018, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन जुबैर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि आपको यकीन था कि आपकी ही पार्टी वापस आएगी, इलेक्शन में बड़ी मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी, तो डार साहब जो बजट पेश किया करते थे, एक पैराडाइम शिफ्ट था मिफ्ता इस्माइल के बजट का, और उसमें जो उन्होंने टैक्स रिलीफ दिया था, स्पेशली टैक्स 90 अरब रुपए का, तो डेंट वैसे ही पड़ा था। आप अगर वापस आते तो वापस आने के बाद आपको भी फील होता, आपको भी प्रॉब्लम आती इस बजट को आगे लेके चलने पे। जुबैर साहब आप सही कह रहे हैं। देखे ना, हम तो जो अनाउंस कर रहे थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने ही बर्दाश्त करने थे।
तो हम तो नहीं कह सकते थे किसी को कि जी ये तो पिछली हुकूमत बजट अनाउंस करके चली गई। सो जो भी चाहे वो उसमें तखमीने के हवाले से, रेवेन्यू टारगेट के हवाले से, एक्सपेंडिचर के नंबर्स के हवाले से, या और जो चीजें हमने पेश की थी, वी वर कमिटेड फॉर दैट ना। और फिर जब हम अगस्त में आते हैं तो हमारे पास एक नया मैंडेट, देखें एक नया मैंडेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारे नजदीक पीएमएलएन हुकूमत एक साल के बाद जब धरने शुरू हुए और उसके बाद फिर पनामा आया, डॉन लीक्स आया, और एक के बाद दूसरे पे डिस्क्वालिफिकेशन हो गई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, तो हम समझते थे कि जब हम आएंगे एक बार फिर इलेक्शन जीत के, तो जिस मोमेंटम के साथ हम आएंगे और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो बूस्ट मिलेगा वो बहुत सी चीज़ों को खुद ब खुद रिजॉल्व कर देगा। देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो मोमेंटम हम समझते थे कि हम जनरेट कर सकेंगे, जो भी अगर कंसर्न्स या रिस्क थी, उस हवाले से जो हमने बजट अनाउंस किया था, हमारा ख्याल था कि वो हम बिल्कुल भरपूर अंदाज से पूरा करेंगे। और देखें ये तो होता ही है कि अगर हम बजट अनाउंस करते और उसमें नॉर्मल तरीके से भी करते और उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि उसके बाद वो हम उसको, तो अब पहले भी हमने बजट रिवाइज किए हैं, इस दफा भी बजट रिवाइज करते हैं, बट वी बिलीव दैट वी वर कमिटेड to the budget that we had announced and we would implement it 100%। अब आप फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसी क्या है, कैसी है? क्या असद उमर मुल्क को हालिया मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? वो जो इन प्रिंसिपल कहते हैं कि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमारा मुल्क उसी सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं? देखिए, एक तो ये मैं आपके नाजरीन के लिए भी वजाहत कर दूँ कि पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई कभी भी हुकूमत आई हो और उसको इकोनॉमिक चैलेंजेस ना हो, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। सन 47 से लेके आज तक जो भी हुकूमत आती है, और कुछ शदीद बहरान का शिकार होते हैं, कुछ रीजनेबल बहरान होते हैं जो कि हैंडल हो सकते हैं। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, पीएमएलएन की हुकूमत आई थी, तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तकरीबन वर्स्ट सूरत हाल थी पाकिस्तान की तारीख की। आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, ऑन एवरेज लेस देन 3% थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट थी, 54 महीनों में 60 महीनों में से डिस्काउंट रेट बहुत हाई था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लोएस्ट लेवल पर थे, टैक्स कलेक्शन 2000 बिलियन से कम था। तो कौन सा इंडिकेटर है जो कि आसान था? प्लस दो सबसे बड़े जो इम्पीडिमेंट्स थे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बिजली का लिटरली ना होना, और दूसरा दहशतगर्दी, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बशमूल कराची बम फट रहे थे। ये हमें पाकिस्तान मिला था जून 2013 में। हमने शोर नहीं मचाया था, हमने एक एक चीज को रिजॉल्व, और आईएमएफ का आउटस्टैंडिंग भी था, आपको पता है, जो 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिया था और जिसको रीपे करना एक फंडामेंटल ऑब्लिगेशन थी, या आप डिफॉल्ट करते। तो बात ये थी कि हमें भी बहुत मुश्किल, वो हमने दहशतगर्दी भी खत्म करनी थी, हमने बिजली भी लानी थी ताकि इंडस्ट्री एक बार फिर ऑपरेट करना शुरू हो, हमने मोटरवेज भी बनानी थी, हमने सी पैक भी करना था, हमने आईएमएफ के साथ भी जाना था, और हमने जो ग्रोथ रेट था उसको बदतरीज बढ़ाने की जरूरत थी, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी थी। और आपने देखा कि वो जो 5 साल का पीरियड था उसमें कंसिस्टेंटली जीडीपी ग्रोथ ऊपर चलती जाती गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर जाते गए, आपके जनरल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सबसे बड़ी बात, अब आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात एक नहीं, बट इमरान, में ये कंक्लूड कर लूं, सबसे बड़ी बात, आप रेटिंग एजेंसीज देख लें, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज थी, क्या उन्होंने इंप्रूव किए थे पाकिस्तान का आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक, या नहीं? पाकिस्तान का आउटलुक कंसिस्टेंटली उन्होंने, मूडीज ने भी, एसएनपी ने भी, और दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज ने इंप्रूव किया था। अब यहां इनको जो इकोनॉमी मिली है उसके दो पहलू थे। 2018 अगस्त में जब इनको मिली है, एक वो था जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था इकोनॉमी का, और एक वो था जो नेगेटिव एस्पेक्ट था, और मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, आपकी ग्रोथ रेट पिछले 13 साल की हाईएस्ट तरीन सतह पर थी, इन्फ्लेशन लोएस्ट तरीन लेवल पर था, डिस्काउंट रेट 40 साल में इतना कम नहीं था, इंडिकेटर्स जनरली और भी बड़े पॉजिटिव थे। नेगेटिव क्या था? टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन शरफ, पता, क्लोज टू 4000 बिलियन फ्रॉम लेस देन 2000 बिलियन। तो 5 में से 4 साल रेवेन्यू ग्रोथ
20% पर एनम हुआ है और एक साल 13% पर एनम हुआ है, इन स्पाइट ऑफ लो इन्फ्लेशन, बिकॉज आपका बहुत सा टैक्स जनरेट होता है एट द इंपोर्ट स्टेज। तो क्वेश्चन ये था, चैलेंजेस क्या थे? चैलेंज एक था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत हाल कम थी, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का सीरियस चैलेंज था। करंट अकाउंट डेफिसिट कभी मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूं आपके तमाम नाजरीन के लिए। हमारा 18 बिलियन एट द पीक गया, जो कि बहुत बड़ी सम है जिसको रिजॉल्व करने की इस हुकूमत को शदीद ज़रूरत थी। लेकिन मैं ये बता दूं कि वो पहुंचा क्यों था। 70% उसमें से 18 बिलियन में से वो चाइना के साथ आपका डेफिसिट था। चाइना के साथ क्यों था? क्योंकि तमाम प्लांट एंड मशीनरी जो पावर सेक्टर के लिए आपको इंपोर्ट करना जरूरी थी, और ये शॉर्ट टर्म में आप पर प्रेशर आना था, बिकॉज आपके पास चॉइस ये थी कि या तो आप बिजली ले आए या ना ले आए। तो पावर प्लांट्स आपको इंपोर्ट करने थे या नहीं करने थे, उसी से आपके फ्यूचर मंथ्स में और ईयर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सो एक तो वो रीजन था, बट विदाउट गोइंग इनटू द रीजन, ये इस हुकूमत के लिए चैलेंज था और मैं मानता हूं। सो एक तो रुपए का जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है वो तो भरपूर अंदाज में पॉजिटिव था, पॉजिटिव मोमेंटम था। पॉजिटिव मोमेंटम को छोड़ के जिस चीज को एड्रेस कर पूरी वो जो कंसर्न्स शो किए, जो लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर से लेकर डाउन द लाइन, हर प्रोग्राम में हर रोज बैठ के मिनिस्टर्स ने तबाह हो गए बर्बाद हो गए, तबाह हो गए बर्बाद हो गए, पाकिस्तान का खजाना जो ढक्कन खोलो खाली है, मतलब जिसको इकोनॉमी की अलिफ बे भी नहीं पता वो भी आके लगा हुआ था। सो अगर ऐसा माहौल आप क्रिएट करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, द पोटेंशियल। जुबैर साहब एक ब्रेक की कॉल है, जुबैर साहब एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगा। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध और नीन लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जुबैर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डॉलर रुपी पैरिटी की और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। एक जर्नल परसेप्शन जिस पे पाकिस्तान के बहुत से इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी और सीनियर इकोनॉमिस्ट भी ये बात कहेंगे कि आपके दौर में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो था वो वजारत खजाना के जेर तसल्लुत था, उसके अंडर इन्फ्लुएंस था। डार साहब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस तरह के नंबर्स चाहते थे उनको दे दिए जाते थे, तो वो नंबर्स जो है वो हकीकी नहीं होते थे, नंबर वन। नंबर टू, डार साहब ने ऐसी क्या गीदड़ सिंगी सुंघाई आईएमएफ को कि पूरे 5 साल के टेन्यर में 105 रुपए के ऊपर उन्होंने डॉलर को रोके रखा। हालांकि आईएमएफ के तो रिलीजन में है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये दोनों बातें जरा जवाब दीजिएगा सर। जी, पहला ये जो आपने एक्सचेंज रेट के हवाले से सवाल पूछा, जाहिर सी बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जेर बहस भी आया। एक तो इमरान आपको भी पता है, आप इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते हैं, इकोनॉमिक्स में कोई एक सोल्यूशन सही सोल्यूशन नहीं होता। राय होती है कि जी आप इस अप्रोच से जाना चाहते हैं या दूसरी अप्रोच से जाना चाहते हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, किसी जगह भी दो इकोनॉमिस्ट आपस में सोल्यूशन के हल के लिए दो डिफरेंट अप्रोचेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखें, और एक ही सोल्यूशन हर वक्त के लिए नहीं होता। जो 2013 जून में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन थी, उस वक्त ये सबसे बड़ा खतरा ये था कि पाकिस्तान में डॉलर का रन हो जाएगा, और वो इस वजह से कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है टोटल बैंक के, स्टेट बैंक के और जो प्राइवेट बैंक्स में पड़े हुए वो 6.5 बिलियन डॉलर थे। तो होना क्या शुरू हुआ, 98 पर या 99 पर हमने लिया और 2-3 हफ्ते में तकरीबन 112-113 तक पहुंच गया। अब चॉइस क्या थी? अगर एक रेट उस वक्त हम अलाउ करते कि जी अनहिंडर्ड बढ़ता चला जाए तो उसका प्रेशर क्या होता, उसको रोकने के लिए उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाता, डिस्काउंट रेट बढ़ाता तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती प्राइवेट सेक्टर के लिए, और फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ता, और फिर जाके अवाम की जेबों से निकलता थ्रू हायर प्राइसेस एंड हायर इन्फ्लेशन। सो बहुत से पॉजिटिव्स भी थे उस एक्सचेंज रेट पॉलिसी के, और वो आपने देखा कि 40 साल से ज्यादा अरसे में पीछे चले जाएं तो डिस्काउंट रेट इतना कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट प्रिवेल किया पिछले 5 साल।
इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम पूरे 60 महीने सिंगल डिजिट रहा है और तकरीबन 4 साल का पीरियड ऐसा था कि 5% से नीचे देखिए, और ग्रोथ बढ़ती चली गई। सो द आइडियल रेसिपी फॉर एनी इकोनॉमी इज हायर ग्रोथ, जो कि आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि इनकम बढ़ रही है विद लो इन्फ्लेशन versus the current situation stagflation where low growth and higher inflation is a recipe for disaster. So ये कहना कि जी हर वक्त के लिए एक, हाँ जब इशू आया एक्सपोर्ट्स पिकअप नहीं कर रही थी तो उस वक्त प्रेशर आया और बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू किया 3 साल के बाद कि जी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए आप एक्सचेंज रेट को बढ़ाना शुरू करें। एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम टू एडवोकेट दैट कि जी एक्सचेंज रेट को अब खोलना चाहिए ताकि आपकी एक्सपोर्ट, क्योंकि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट आप फर्स्ट 3 इयर्स में उठा के देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट का कोई मसला नहीं था, ट्रेड डेफिसिट का कोई मसला नहीं था। सो व्हाट वी टॉक टुडे इज फॉरगेटिंग कि वो जो 5 साल का कोई एक यूनिफॉर्म पीरियड नहीं था। फर्स्ट 3 इयर्स में देयर वाज नो इशू बिकॉज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ट अप करके $24 बिलियन पहुंच गया था, जो तारीख का सबसे बुलंद तरीन सतह थी उसी पॉलिसी की वजह से। सो उसके बहुत से पॉजिटिव्स थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो आपने देखा कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी को बदला गया ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके, और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया गया। जो लास्ट फिस्कल ईयर था पीएमएलएन हुकूमत का, उसमें एक्सपोर्ट्स 13% बढ़ी थी। ठीक, उसको अगर आप कंपेयर करें पिछले 6 महीने के एक्सपोर्ट से, जिसके बाद जिसमें बहुत से आपने देखा डिवैल्यूएशन और भी हुआ और सिर्फ 3% एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। सर, तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे लेकिन स्टेट बैंक और तसल्लुत जो था के ऊपर ओवर ये मॉनेटरी मैनेजमेंट के हवाले से ये तोड़ेंगे इसको कि सही था। एक तो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो थी वो नंबर्स के लिए फर्ज करती थी डार साहब के कहने पर। उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है इमरान, अब तो वही ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और वो सेक्रेटरी हजरात और तमाम लोग उधर काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में तकरीबन वही टीम है जो डार साहब के ज़माने में थी, तकरीबन 90-95% वही लोग हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर भी फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, एफपीआर के चेयरमैन रह चुके हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। सो अभी अगर असद उमर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बता दें कि जी विद ऑल ऑनेस्टी वो बता दें कि जी कौन सा नंबर फर्ज किया गया था पिछले 5 साल में, ठीक है, जब वो ऑपोजिशन में थे बिल्कुल कहते थे, ठीक है, उनके मिनिस्टर्स बिल्कुल बैठ के कहते हैं, लेकिन असद उमर ये नहीं कहते बिकॉज उनको पता है कि वो पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता था। लेकिन ऑब्वियसली उनके बहुत से मिनिस्टर्स वगैरह, मुराद सईद वगैरह को तो इतना फॉलो भी नहीं करते, वो कहते जी फर्ज करते थे। मुझे ये बता दें कि कौन सा नंबर फर्ज किया था। ठीक है सर, अब ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ जब आई हुकूमत में तो आने के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बहुत बड़ा सर के ऊपर खड़ा था, आईएमएफ और विदाउट आईएमएफ बहुत बड़ा प्रेशर बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो इसके लिए जो हमारे खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ गए और पाकिस्तान को चीन ने, अरब कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के वक्त भी था, या ये अगर सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आई है तो आप लोगों के वक्त भी आ सकती थी। आप लोगों के तो बड़े अच्छे जो है वो टर्म्स रहे हैं सऊदी से। देखिए अगेन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप क्या प्रेफर करते हैं। मेरे हिसाब से इस हुकूमत को शुरू में पहले दिन से आईएमएफ जाने की तैयारी करनी चाहिए थी और आईएमएफ जा चुका होना था अभी तक। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आईएमएफ इज सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये जो खलीजी ममालिक से सऊदी अरेबिया से जो आपको पता है और हमें पता है कि जी 1 साल के लिए पैसा दिया गया है, 1 साल में से 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी 2 महीने के बाद फिर दौड़ें शुरू हो जाएंगी कि जी हमने और ये जब पैसा वापस करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसी तरह से यूएई के बारे में भी यही बताया गया एंड सो ऑन। दूसरी तरफ आईएमएफ है, उसमें एक जो डाउन साइड होती है कि उसके बहुत से शराइत ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए मुश्किल होती हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो आईएमएफ कहता है जो इन्होंने खुद से नहीं की या उनके कहने पर नहीं की? क्या इन्होंने यूटिलिटी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाई हैं? क्या इन्होंने डिवैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली नहीं की है? कौन सी चीज़ है इकोनॉमी की जो आईएमएफ कह रहा है या कहता है? लेकिन अभी भी ये सर ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा पैकेज मिलेगा तो आईएमएफ में जाएंगे। क्या कोई अच्छा पैकेज आप समझते हैं क्या होगा? जी सॉरी मैंने समझा नहीं। ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि आईएमएफ में प्रोग्राम में जाने के लिए जल्दी नहीं है, अगर अच्छा पैकेज हमें मिला तो हम जाएंगे। मतलब क्या अच्छा पैकेज होगा?
देखें ना, अगेन बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सर्टेनिटी होती है। और सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आप आने वाले हफ्तों महीनों में आप इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से, अपने मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से कौन सा तरीका या कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। अब 6 महीने से एक मुल्क में बहस हो रही है, तमाम ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान IMF में जाएगा या नहीं जाएगा। सो मेरा ख्याल है उस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने का वक्त आ गया। उससे नुकसान कितना हुआ सर? अनाउंस कर दे कि हमने नहीं जाना। इस अनसर्टेनिटी से नुकसान कितना हुआ? एक फियर ऑफ अननोन जो है वो कितना डैमेजिंग है? अच्छा, अनसर्टेनिटी के साथ इमरान जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, दो चीजें जो हैं, ये एक तो ये इनको चैलेंजेस मिले थे, लेकिन दूसरी चीज ये उसको हैंडल कैसे किया था। एक तो अनसर्टेनिटी क्रिएट करके, दूसरी चीज ये मैं आपके नाज़रीन के लिए सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि डॉलर रुपए की डिवैल्यूएशन के हवाले से आपको पता है कि एक दिन सुबह को हम उठे और पता चला कि 134 रुपए से 145 रुपए चला गया है रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में, और आधे घंटे में वो वापस मुड़ के 136 पर आ गया। अच्छा, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे कंट्री में एक वावेला मिच गया कि ये कौन सा तरीका है एक्सचेंज रेट मैनेज करने का। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये टीवी पर कहा कि स्टेट बैंक गवर्नर ने मुझे एक दिन पहले शाम को फोन करके बता दिया था कि ये एक्शन करने जा रहे हैं, और मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये बात शेयर की। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मुझे ये टीवी पर पता चला। अगर आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस जिससे आपका एक्सचेंज वॉल्यूम अफेक्ट होना है, जिससे आपकी लाइबिलिटीज में इजाफा होना है या कमी होनी है, या जिससे आपकी मईशत पर इतने सीरियस इंप्लीकेशंस होने हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आर नॉट ऑन द सेम पेज, आई डोंट नो हु वाज टेलिंग द ट्रुथ, knowing Asad Umar, he's my brother, not because he's my brother but I know him, he will not have told anything but other than the truth। और उन्होंने सच ही बोला था। प्राइम मिनिस्टर ने या तो उसको ग्रैस्प नहीं किया, उनकी एबिलिटी नहीं थी समझने की कि ये बात क्या कर रहे हैं, या उन्होंने सुना और फिर बाद में जब देखा कि इतना प्रेशर आया और तो उन्होंने कहा मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, लेट द फाइनेंस मिनिस्टर फेस द म्यूजिक। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे टीवी से। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक ब्रेक सर, एक ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर इस वक्त मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि डॉलर के ज़खायर कम थे और उसको हमने हैंडल करना था। 25 जुलाई का इलेक्शन हो गया, रात को रिजल्ट आ गए, 26 को सबको पता था कि PTI हुकूमत बनाने जा रहा है। अब तकरीबन 3 हफ्ते थे बिटवीन दैट टाइम और ओथ्स लेने में और हुकूमत संभालने में। और आपको ये भी पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है डॉलर बड़े कम है और पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ था, ICU में था पाकिस्तान की इकोनॉमी, यही कहते हैं ना। अब जो चीज ICU में थी, 19 अगस्त को वजीर आजम साहब कौम से खिताब करने आते हैं, ओथ ले चुके हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉलर की कमी है। वो फरमाते हैं 19 अगस्त को, अब जाहिर है पूरी कौम सुन रही थी, पूरे दुनिया सुनना चाहती थी कि इनके पास सोल्यूशन क्या है। वो कहते हैं कि जी डॉलर की कमी है, आपको पता है ये कितना सीरियस इशू है, लेकिन आप मुझे बताएं, अवाम को कहते हैं कैमरे में देख के, आप मुझे बताएं कि आपको शर्म नहीं आएगी, मुझे तो शर्म आएगी अगर मैं सऊदी अरेबिया या दोस्त ममालिक या IMF के पास जाऊं। अब अगर जो एक्सपर्ट है वो बैठ के परेशान नहीं होगा कि 19 अगस्त को, और प्लान बी भी नहीं बता रहे कि फिर आप करेंगे क्या। मतलब जब आप सऊदी अरेबिया जाने के लिए बात कर रहे हैं, अच्छा 10 दिन के बाद जहाज में बैठ के, जिसका उन्होंने कहा था कि मैं कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, उसी जहाज में बैठ के सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। किस लिए? वो पैकेज लेने के लिए। पहले 10 दिन पहले वो भीख थी, 10 दिन के बाद आके उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया। सो एक तो ये है कि इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, they didn't even know what it takes to run the economy of the country। या तो इनको बिलीव नहीं था, बावजूद इसके कि जो इंडिकेशंस आ रहे थे कि दे आर द फेवरेट पार्टी, बट बावजूद इन सब चीजों के They should have prepared us। 19 अगस्त को अगर मैं होता, मैं जाके स्पीच क्या करता, मैं कहता ये बड़े चैलेंजेस हैं, ये हमारा प्लान है, ये हम करने जाएंगे, IMF नो IMF जो भी आपका है, और प्लीज कौम आप इंतजार करें,
वी आर ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स, परेशानी की कोई बात नहीं है, वी विल गेट आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन। दूसरे दिन से मार्केट्स ऊपर होती, नीचे ना होती। सही। अब सर वक्त की कमी है, मैं जरा चाहूंगा कि कुछ और भी चीजें शामिल करें। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे एज ए चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एक कोने में बैठ के बहुत जबरदस्त किस्म से के आप काम कर रहे थे, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे थी स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से 99 ईयर्स की लीज के ऊपर जा रही थी। इसी तरीके से हम देख रहे थे कि आगे पीआईए का भी सिलसिला था, जेनकोस और डिस्कोस का भी सिलसिला था कि अचानक आपको उठा के गवर्नर सिंध बना दिया गया, जो कि एक सेरेमोनियल पोस्ट है। तो यह भी तो नुकसान हुआ सर आपके दौर में, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, आपके जाने के बाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ताले लग गए। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि गवर्नर सिंध जो है उसकी दो हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और एटलीस्ट उस वक्त तो बहुत ज्यादा थी। एक तो ऑपरेशन हो रहा था, आपको पता है, रेंजर्स का, और वो फेडरल हुकूमत के कंट्रोल में था। तो उस हवाले से सिंध के गवर्नर का एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक बहुत अहम रोल था। सीपीएलसी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो गवर्नर के नीचे डायरेक्टली आते। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। दूसरा जो था, जो मैं ही प्राइम मिनिस्टर से बार बार कहता था कि जी मसला ये है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड द फेडरल गवर्नमेंट। जो इकोनॉमी रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं उन पर एक्सेस नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पर एक्सेस नहीं होता। तमाम मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कराची में बेस्ड हैं, मेजर बिजनेस फोरम्स, पीबीसी, ओआईसीसीआई, कराची चैम्बर वो कराची में हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, मल्टीनेशनल कंपनीज कराची में बेस्ड हैं, और इनको एक परेशानी है कि जी समवन हैज टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग। और दूसरी चीज ये थी कि अब वक्त आ गया, ये जो पीस डिविडेंड है, जो कराची में अमन आया है, इसको सेकंड फेज में ट्रांसलेट करने के लिए टू bring back the economic activity of Karachi, because without Karachi playing its leading role as a financial hub of the country, पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं जा सकती। So वो दो फंडामेंटल रोल्स जो थे कि जी एक तो कनेक्शन बिजनेस कम्युनिटी का और फेडरल हुकूमत का, और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक, और उसके लिए एज गवर्नर आई लेट सेवरल कॉर्पोरेट डेलीगेशंस, जो कि और कोई गवर्नर का रोल नहीं है। चाहे वो अमेरिका का हम गए, बार बार गए, स्टेट डिपार्टमेंट भी गए, न्यूयॉर्क भी गए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी गए, बॉस्टन भी गए, शिकागो भी गए, लंदन भी गए, दुबई भी गए, कतर भी गए, टू क्रिएट मोमेंटम कि जी कराची के बारे में बताने के लिए कि ये दिस इज व्हाट कराची ऑफर्स। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो द लाइक्स ऑफ IBM, हबको, एंग्रो, बैंक के प्रेसिडेंट्स, ये सब के साथ हम बार बार गए टू प्लेकेट के पाकिस्तान में आए, और पर्टिकुलरली कराची को प्रमोट करने के लिए। सो आई थिंक वी हैड अ वेरी क्रिटिकल पीरियड जिसमें वो, और दूसरी चीज ये थी कि कभी भी किसी बिजनेस कम्युनिटी को उसके बाद, मेरे गवर्नर बनने के बाद, कि जी प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, कोई इश्यूज हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, कोई इश्यूज हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के हवाले से, इट वाज अ 1 मिनट कॉल and we would arrange a meeting between the prime minister or the relevant finance minister or economy related minister. So ये बड़ी अहम चीज होती है कि सिंध के गवर्नर के लिए एक इकोनॉमी और बिजनेस बैकग्राउंड का होना और उसको प्रमोट करना। एंड देयर वाज अ कॉम्बिनेशन। सर अब जरा कुछ सियासी बातों की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ या तो जेल में दिन गुजारेंगे या लंदन में। तो इस बात से अंदर खाने कुछ डील की जो है वो स्मेल कर सकते हैं कि कहीं ना कोई जो है वो डील चल रही है, क्योंकि मियां साहब जो है अस्पताल में तो चले गए हैं, जेल से निकल के अस्पताल में। आप बताइए क्या होने जा रहा है? देखें, एक तो कुछ भी नहीं चल रहा, कोई डील की बातें नहीं हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, और दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का नहीं पढ़ा उन्होंने। 1958 हो या 69 हो या 77 हो या 2000 हो, जब भी मुख्तलिफ औकात में ये कहा गया, चाहे वो मिलिट्री रूलर्स थे या दूसरे लोगों ने, कि जी ये एंड हो गया पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का या पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का, लेकिन हमने देखा हर बार वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर या पार्टी दोबारा आती रही है। चाहे वो पीपल्स पार्टी थी 1988 में, या मुस्लिम लीग थी 2013 में, या पीपल्स पार्टी थी 2008 में, और उससे पहले 77 एंड सो ऑन। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है
कि जब भी एक ओपन फील्ड मिलेगी, जब एक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पूरा मौका मिलेगा, तो ये फवाद चौधरी के बयान पर नहीं डिपेंड करेगा, ये अवाम के दिलों की सोच पर डिपेंड करेगा कि अवाम किसको पसंद करते हैं। और अब तक, आज तक जहां तक मुझे पता है, अवाम में मियां नवाज शरीफ बहुत मकबूल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत मकबूल जमात है। आज भी जो 2018 का जिस इलेक्शन पर हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं, उसमें पंजाब में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही ने लिए थे। अच्छा, पता नहीं किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि जी ये मियां साहब की तबीयत कैसी है, क्या इत्तलात हैं आप तक? क्या वो जा रहे हैं इलाज के लिए, बैरून मुल्क जा रहे हैं? मैं पिछले जुमेरात को मिला था उनसे जेल में, और तकरीबन हर जुमेरात ही को मिल रहा था। तो इस जुमेरात को ज़रूर मैंने महसूस किया था कि उनकी तबीयत पहले के मुकाबले में थोड़ी सी ख़राब थी। अब जाहिर है मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मुझे अंदर के दिलों का पता है कि कितनी ख़राब थी, बट जाहिर सी बात है हुकूमत ने खुद बोर्ड बनाया, उस खुद बोर्ड ने रेकमेंड किया कि जी उनको शिफ्ट करना लाजमी है जेल से अस्पताल में, और तमाम सर्विसेज मिलना ज़रूरी है। अगर वो सर्विसेज उनको मिलती हैं और अल्लाह ताला करे कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों, तो वो अगर जेल वापस जाना होगा, एक शख्स जो कि सब कुछ छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के डेथ बेड पर वापस आए जेल जाने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है उन पर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, शेख साहब कहते हैं कि डील नहीं हुई तो अब ये लोग ढील मांग रहे हैं, तो क्या क्या कहना है शेख रशीद का, उनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? एक तो मेरा ख्याल है बहुत सी इमरान स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल होती हैं। अगर वो कहते हैं कि जी डील नहीं, डील मांग रहे हैं, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो डील देने के लिए या डील देने के लिए जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोजीशन है या लीगल पोजीशन है? प्राइम मिनिस्टर के पास तो कुछ भी नहीं है, ना हुकूमत वक्त के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पर वो कहें कि जी अच्छा इनको छोड़ते हैं, ना कोर्ट्स के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसको बगैर वो लीगल बुनियादों पर फैसला करें कि जी मियां नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, जो जिस पर हम इन्हिसार कर रहे हैं कि जी लीगल बुनियादों पर उनको रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद वो अगर पाकिस्तान में और कुछ अरसे के लिए बाहर जाना चाहे वो तो जाहिर है बात की बात है। बट आई कैन अश्योर यू कि उनको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान के अवाम कितने बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्फेयर में इंतजार कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सिर्फ मियां नवाज शरीफ के हवाले से नहीं कह रहा, ये मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आप खत्म करके वन पार्टी सिस्टम अगर राइज करने की कोशिश करेंगे तो उसके डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो इसका जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है पॉलिटिक्स में, वो नेचुरल होना चाहिए, वो अवाम के थ्रू होना चाहिए। उसको जबरदस्ती किसी डील या डील के थ्रू अगर करने की कोशिश की गई तो उसके पाकिस्तान पर असरात बहुत खराब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात हुई, पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर बात हुई, और आज हुकूमत के दावे अपनी जगह पे, लेकिन मुआशी आज की जो खबर है वो ये है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव की है। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।